हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पे, जो भी हमारे इस चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लेलिस्ट में 6, 7, 8 क्लास की साइंस कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर्स डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आवर प्लानट अर्थ, हमारा जो प्लानट है अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। हमने क्या देखा और हमें क्या पता है कि हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं अर्थ के ऊपर हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट हो पाती है, जैसे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है बिल्कुल एक्यूरेट है, सारे लिविंग बींग्स के लिए बिल्कुल सही है। इस टेम्परेचर पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। वाटर है, फूड भी है वहाँ पर, ठीक है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मेक द बेसिक। तो होता क्या है कि अर्थ के ऊपर वाटर भी है और सफिशिएंट एनर्जी जितनी सन से आनी चाहिए उतनी आती है, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है फूड की। हाँ, और बाकी जो और एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सनलाइट जो आती है उससे सारे ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ? अभी देखते हैं ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज अर्थ पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि दीज आर द लैंड, वाटर, एयर। कौन कौन से रिसोर्सेज है? लैंड, वाटर और एयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लाइथोस्फीयर। जो आउटर क्रस्ट होती है अर्थ की उसको बोलते हैं लाइथोस्फीयर। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का 75% जो भाग है उसमें क्या है? पानी है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अंडरलाइन करते चलिएगा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और वाटर अंडरग्राउंड भी मिलता है, ठीक है। ज़मीन के नीचे भी तो पानी मिलता है, हैंडपम्प वगैरह की वजह से, हैंडपम्प से हम जो पानी निकालते हैं। दिस कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर है हमारी अर्थ पे, जो वाटर प्रेजेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। द एयर कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट। तो एयर ने पूरी अर्थ को एक चादर की तरह ढक रखा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली? लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ये डायग्राम आप इसको बना सकते हैं, लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और ये है बीच वाला बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। लिविंग थिंग्स, सारी लिविंग थिंग्स आपको वहीं पाई जाएंगी जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होंगी। दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लाइथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नॉन एज बायोस्फीयर। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये बायोस्फीयर बन गया। यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं क्योंकि उनको पानी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी मिलेगा और सॉइल भी मिल जाएगी। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो लिविंग थिंग्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बायोस्फीयर में। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो कि लिविंग बीइंग है, जो कि सांस ले सकते हैं, चलते फिरते हैं। द एयर एंड वाटर एंड द सॉइल फ्रॉम द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये क्या है? ये नॉन लिविंग है, ये अबायोटिक फैक्टर है। तो दो चीज़ मिली हमें, एक तो अबायोटिक और एक है बायोटिक, ठीक है। लेट अस स्टडी दीज अबायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल अंडर ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो अभी हम सारे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी वजह से किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, ठीक है जी। तो बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह सारे उस बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? एयर। एयर की वजह से हम सांस ले पाते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। तो एयर की कंपोजिशन के बारे में चैप्टर फर्स्ट में हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, कि इस एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। जैसे कि कौन कौन सी गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द रिजल्ट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो इन कंपोजिशन की वजह से क्या है? जो ये कंपोजिशन है एयर के अंदर, इसी का एक रिजल्ट है कि अर्थ के ऊपर क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जो प्लैनेट्स हैं उन पे आपको ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इन प्लैनेट्स सच एज वीनस, मार्स, वेयर नो लाइफ इज नोन एज एग्जिस्ट। तो एग्जाम्पल दिया है वीनस और मार्स प्लैनेट का कि जहाँ पर
लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीनस और अर्थ पे ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ज़्यादा मिलता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस और मार्स। तो कितना अमाउंट बता रखा है, 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। तो हमने इन सारी सेल्स के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ा है। इनको क्या, नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटी। तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, एंड फिर उनके बॉडी में खाना बन जाता है ना, वो जो ग्लूकोज बना है उस खाने से उस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और उसके बाद फिर उन्हें एनर्जी मिल जाएगी। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हुआ क्या, इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कंटामिनेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। कि और किस तरीके से ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, अपने खाना बनाते हैं तब, ठीक है। उसी तरीके से जब आप कभी आग जलाएंगे तो हमने कई बार देखा है कि जो आग होती है, जो कंबशन होता है, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं होता, और जब आग जलती है तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज विच बर्न फ्यूल टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। ऐसा नहीं कि जो ह्यूमन बींग है, जो लोग बाग हैं, वो जो आग जला रहे हैं उसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। इवन जो फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है, उससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। Despite this percentage of carbon dioxide in our atmosphere is mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहता है। अब उसको फिक्स करने के दो तरीके बता रखे हैं। कैसे जी? ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे बैलेंस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है ना। दूसरा तरीका क्या है, मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। तो जो बहुत सारे ऐसे मराइन एनिमल्स होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो इस कार्बोनेट, जो ये डिजॉल्व कार्बोनेट्स होता है, जो वाटर में कार्बन जो डिजॉल्व हो जाता है, उसको यूज करते हैं अपनी शेल्स बनाने में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि मरीन एनिमल्स की जो शेल्स होती है वो किससे बनती है, तो आप बता देंगे कार्बोनेट से, जो कि एक कार्बन का कंपाउंड है। द रोल ऑफ द एटमोसफेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो हम देखेंगे एटमोसफेयर का क्या रोल है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। वी हैव टॉक ऑफ द एटमोसफेयर कवरिंग द अर्थ लाइक ब्लैंकेट। हमने भी देखा कि एटमोसफेयर ने अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है। वी नो दैट एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है किसकी, हीट की। द एटमोसफेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द होल ईयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है पूरे दिन में और पूरे साल में क्या मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से लिविंग बींग्स एग्जिस्ट कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं उस टेम्परेचर को जो अर्थ पे है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे लाइट। इतनी हार्मफुल रेज होती है सन की जो हमारी अर्थ पे आती है। तो एटमॉस्फेयर क्या करती है, एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करती है, एटमॉस्फेयर बचाती है अर्थ को कि एकदम से इतनी सारी रेज अर्थ पे ना आ पाए। दिन में बहुत तेज धूप होती है ना, एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन टू एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। और जब रात का समय होता है तो वो जो हीट हमारी अर्थ कैप्चर कर लेती है दिन में, उसको क्या वापस वो स्पेस में भेज देती है। इस वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि सारी एकदम से रेज अर्थ पे ना आ जाए, है ना। थिंक ऑफ द मून। मून के बारे में सोचिए, विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज। जिसका डिस्टेंस अर्थ के बराबर ही है सन से ना। डिस्पाइट दैट ऑन द सरफेस ऑफ द मून विद नो एटमोसफेयर। तो हमें पता है कि जो मून है वहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर कितना है, -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर वहाँ पे होता है मून के बारे में। तो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, आपको टेम्परेचर मेजर करना है। आपको 2-4 बीकर लेने हैं एंड किसी में आपको वाटर फिल कर देना है, किसी में आपको सॉइल, किसी में सैंड फिल कर देनी है और एक थर्मामीटर ले लेना है। अब इन सारे बीकर्स को धूप में रख सकते हैं आप, और धूप में रख के उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक कीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये आंसर आपको करने होंगे। एज वी हैव सीन अबव, जैसे हमने भी देखा, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप द सेम रेट। हम देखेंगे कि वाटर और सैंड एक जैसे सेम रेट से गर्म नहीं होंगे, है ना, उनका टेम्परेचर वेरी करेगा। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट्स ऑफ कूलिंग। और वो किस तरीके से कूल होंगे, किस तरीके से वो ठंडे होंगे
वो भी हम देखेंगे। कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रिडिक्शन, क्या हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं इस टेस्ट को करके। द मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब जब हवा तेज चलती है तो उस विंड बोल देते हैं। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेस आफ्टर हॉट डे, जब गर्मी के दिन होते हैं, जब शाम को हवा चलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स, और कभी कभी हम लकी होते हैं कि गर्मियों में क्या बारिश भी आती है तो और ठंडा मौसम हो जाता है। वट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वट डिसाइड वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंड, अ टेरिबल स्टॉर्म। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस एयर को मूवमेंट कराते हैं ना। मूवमेंट कैसे करती है एयर, और अब जब तेज हवा चलेगी तो कभी कभी स्टॉर्म भी आ जाते हैं ना। कैसे डिसाइड होता है ये। व्हाट ब्रिंग्स अस वेलकम रेन, और रेन को कौन लेकर आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम जानेंगे। ऑल दीज फिनोमेना आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ये फिनोमेना इस वजह से होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारी हीट हो जाती है, एटमॉस्फेयर जो हमारा हीट हो जाता है, उस हीट की वजह से जो वाटर वेपर बनते हैं, वाटर वेपर इज फॉर्म ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा ये फिनोमेना किस किस चीज़ की वजह से होता है कि एटमॉस्फेयर जो हीट हो जाता है, एंड फिर हीट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में वेपर्स बन जाते हैं ना। और वेपर्स कैसे बनेंगे, वेपर्स ऐसे बनेंगे कि जो वाटर बॉडीज है वो हीट हो जाएंगी, जब पानी गर्म हो जाएगा जो अर्थ के ऊपर है, एंड कुछ और एक्टिविटीज भी होंगी जैसे कि लिविंग बींग्स सांस लेते हैं तो कुछ वाटर वेपर्स वो रिलीज करते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री-रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर जब हीट हो जाएगा, वाटर बॉडीज हीट हो जाती हैं तो वाटर वेपर्स ऊपर पहुंच जाते हैं, और ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो फिर बारिश के फॉर्म में वो वापस आ भी जाते हैं। ऑन बीइंग हीटेड, कन्वेंशन करंट्स आर सेट अप इन द एयर in order to gain some understanding of the nature of the convection current, let us perform the following activity। तो जो हमारी हवाएं चलती हैं अर्थ के ऊपर, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें करनी है एक एक्टिविटी, है ना। एक कैंडल लेनी है और बीकर पे इस तरीके से रख देनी है, जैसे यहाँ एक्टिविटी में बताया ना, बीकर पे रख देनी है। एंड इंटेंस स्टिक लेनी है, एक अगरबत्ती लेनी है और उसको भी जला के ऐसे रख दीजिए। अब अलग अलग पोजीशन में इस अगरबत्ती को रखिए इस बीकर के ऊपर, और ये देखिए कि स्मोक निकलेगा, जो धुआं निकलेगा इंटेंस स्टिक से वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारी हवा गर्म हो जाती है तो ठंडे की तरफ चलती है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था, तो वही फिनोमेना चलता है हमारी हवा के साथ भी, कि जो गर्म हवाएं होती है हमारी वो ऊपर की तरफ उठती हैं। यहाँ से जब स्पेस खाली हो जाता है, गर्म हवा चली जाती है, तो यहाँ पर आके ठंडी हवा भर देती है। अब होगा क्या, कैंडल के ऊपर जो भी यहाँ पे एयर है वो कैसी है, गर्म है, तो जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो इस वजह से जो इंटेंस स्टिक है इसकी जो धुआं है उसके डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। तो इसी तरीके से कन्वेंशन करंट्स भी बनते हैं। द पैटर्न रिवील बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच हॉट और कोल्ड एयर मूव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हॉट और कोल्ड एयर किस तरीके से मूव करती है। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा हीट हो जाती है बाय द रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से जो अर्थ पे आती है, फ्रॉम द हीट लैंड और वाटर इट राइजेस, कि जहाँ पे लैंड पे और वाटर के ऊपर जो हवाएं होती है वो गर्म हो जाती है रेडिएशन के कारण, तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं। बट सिंस लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, लेकिन लैंड क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी भी ठंडी हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज के, है ना। सो वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, द एयर अबव लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। तो आप क्या देखेंगे, जो समुद्र किनारे जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे दिन के समय में जो हवाएं होती है वो गर्म हो जाती है जल्दी से, और फिर वो ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। एज दिस एयर राइजेस, एयर ऊपर उठना शुरू हुई है, अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो क्या होता है, यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जब हवा ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पे एक जगह जो खाली हो जाती है हवा के ऊपर उठने से, तो समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवाएं होती है वो आकर इसको फिल कर देती हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएट विंड। तो जो मूवमेंट हो रही है एयर की इधर से इधर, उसी को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो ये मूवमेंट कैसे हो रही है कि गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है, फिर ठंडी आके वहाँ पे आ जाती है ना, उसकी जगह पे आ जाती हैं। ड्यूरिंग द डे, डे के समय द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन कैसे हो जाती है, सी से लैंड की तरफ, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठेंगी तो सी से ठंडी हवाएं वहाँ पे आ जाएंगी, और रात के टाइम पे उल्टी हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि पूरा दिन लग जाता है पानी को गर्म होने में,
और लैंड जल्दी से गर्म हुई और रात तक वो ठंडी भी हो जाएगी। अब रात तक वो सी तो गर्म हो चुका है ना, अब उसको ठंडे होने में टाइम लगेगा, तो पूरी रात उसको ठंडे होने में लग जाएगी। तो रात के समय अब यहाँ पे क्या गर्म हवाएं सी के ऊपर, अब क्या होगा कि लैंड से सी की तरफ बढ़ेंगी हवाएं, क्योंकि सी के ऊपर उड़ जाएंगी गर्म हवाएं। तो सेम चीज़ बोली हुई यहाँ पर भी। Similarly, all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in different region of the earth। तो ये फिनोमेना हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ पे एक जैसी हीट नहीं होती पूरी अर्थ पे, है ना। एक समय पर एक जगह पर हीट है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे ठंडा एरिया है, कहीं पे, तो हमारे अर्थ पे, पूरी अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग जगह पर वैरी करता है, ठीक है, इस वजह से। बट वेरियस अदर फैक्टर्स, लेकिन और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विंड्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ का रोटेशन होता है तो जो एयर का मूवमेंट है, जो हवा का मूवमेंट है, वो भी चेंज हो जाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ द विंड आर कपल ऑफ दीज फैक्टर। तो जैसे हवा यहाँ से बह रही है, हवा आ रही है, हवा चल रही है, और ये है कोई माउंटेन, तो वो कुछ हवा ऊपर चली जाएगी, कुछ हवा नीचे आ जाएगी। तो माउंटेन्स में क्या करते हैं, हवा के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वी विल नॉट गो into these factors in detail in this chapter। हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसे क्यों होता है, कैसा हवा ऐसे क्यों जाती है। How do the presence of the Himalayas changes the flow of wind blowing from Allahabad towards the north। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हिमालय जो है वो हवा का रुख, हवा का डायरेक्शन मोड़ के इलाहाबाद से नॉर्थ की तरफ भेज देता है। तो ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अच्छे से, बट ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हवा को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। अब बात आती है रेन की। Let us go back now to the question of how clouds are formed and bring us rain। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन भी था कि रेन कैसे आती है, बारिश कैसे आती है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। We could start by doing a simple experiment which demonstrates some of the factors influence the climatic changes। तो हम इस एक्टिविटी से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज करते हैं ना, और रेन लाने में हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, खाली बॉटल लेनी है। विच बॉटल, वाटर इज सोल्ड, जिसमें पानी फेंकते हैं ना, वो वाली बॉटल ले सकते हैं आप। उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसको अच्छे से शेक करके बॉटल की कैप लगा के थोड़ी देर के लिए ना 10 मिनट्स के लिए सन में रख दीजिए। उसके बाद जब आप वाटर बॉटल को लेकर आएंगे तो आप क्या देखेंगे, उसमें छोटे छोटे वेपर्स दिखाई देंगे आपको, है ना। अब उसके बाद क्या कीजिए, जैसे आपने बॉटल खोली और उसमें छोटी सी एक इंटेंस स्टिक जला के डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, उसमें बहुत सारे ना बादल से बन गए, धुआं धुआं हो गया। जल्दी से खोल देना वरना फट जाएगी बॉटल, है ना। तो यही यहाँ पे आपको एक्टिविटी के थ्रू बताया कि किस तरीके से बादल बनते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इस एक्टिविटी के बेसिस पे आप कीजिएगा ज़रूर। द अबव एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। हमने छोटे स्केल पे ये देख लिया कि बादल कैसे बनते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एयर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर और वाइस वर्सा। जब हवा के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब हवा क्या करती है, या तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगी। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड, जब वाटर बॉडीज गर्म हो जाती है ड्यूरिंग द डे के समय, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट। अब देखेंगे कि क्या होता है कि पूरा दिन में हमारी अर्थ पे जहाँ पे पानी प्रेजेंट है हर जगह से इवापोरेशन हो रहा होता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हमारा एटमॉस्फेयर में रह जाता है क्योंकि बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सांस लेते हैं सब लोग, है ना। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड। अब ये सारी एयर क्या हो गई है, गर्म हो गई है। द हॉट एयर राइज अप कैरिंग द वाटर वेपर। अब जो ये गर्म हवा है इनके पास है वाटर वेपर और ये उन वाटर वेपर को लेकर ऊपर उठेंगी। दिस कूल्स कॉजेज द वाटर वेपर। अब ऊपर जब वो उठेंगी, ऊपर जब वो एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगी तो वहाँ पे उनको ठंडा एरिया मिलेगा, ठंडा इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाएंगी। ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी। द कंडेंसेशन वाटर इज फैसिलेट इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो एक न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे और फिर क्या होगा कि ये जो वाटर वेपर है ना उसके आसपास एक गोल चीज़ बना लेंगे। मतलब जैसे कोई पार्टिकल है, कोई डस्ट का पार्टिकल हो सकता है, तो ये जो वाटर वेपर है ना उसके आसपास आ गए तो एक गोल गोल सी बूंदें बन जाएंगी, तो ये न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, जैसे वो डस्ट पार्टिकल जैसे हमने भी देखा। तो गोल गोल यहाँ पे बूंदें बन गई है और जैसे ही हवा और भारी हो जाएगी वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे। अब वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, जब हमारी जो वाटर ड्रॉप्स हैं जब बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, तो वो ज़मीन पे रेन की फॉर्म में गिर जाएंगी। मतलब हवा जब भारी हुई तो उसमें जो पानी प्रेजेंट था उसने नीचे भेज दिया।
समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो, जब एयर का टेम्परेचर लो होता है कभी कभी, प्रेसिपिटेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हिल। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब बहुत ठंड है, बहुत माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जो ये रेन नीचे आ रही है वो किस फॉर्म में आएगी, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में ना। रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय द प्रीवेलिंग विंड पैटर्न। अब रेनफॉल के पैटर्न को डिसाइड कौन करता है कि कब कहाँ पर रेन आएगी। तो हमारी इंडिया में अलग अलग तरीके से रेन होती है, अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर रेन होती है। देखिए, तो हमारी इंडिया में दो तरह का एयर पैटर्न है जो इन्फ्लुएंस करता है रेन के लिए, क्या, साउथ वेस्ट पैटर्न और नॉर्थ ईस्ट पैटर्न। मतलब ये सी है, देखिए यहाँ पर ये साउथ ईस्ट पार्ट है और ये है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से क्या है, हवाएं उठती हैं और बारिश करवाती हैं। उसी तरीके से फिर यहाँ से भी हवाएं आएंगी जो बारिश करवाएंगी। फिर से एक एक्टिविटी है, इसमें आपको वेदर की रिपोर्ट्स कुछ कलेक्ट करनी है न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न वगैरह से। तो फिर ये देखना कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे कम होती है। फाइंड आउट मोर अबाउट मानसून साइक्लोन के बारे में अपनी लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह पढ़ के फाइंड कीजिए क्या होता है साइक्लोन। नेक्स्ट देखते हैं एयर पॉल्यूशन। वी कीप हियरिंग ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन न्यूज़। हमने न्यूज़ में सुना है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और सल्फर ऑक्साइड्स हैं, उनका अमाउंट जो है एयर में वो बढ़ता जा रहा है। पीपल ऑफन bemoan the fact that the quality of air has gone down since their childhood। जब वो छोटे थे, लोग बाग बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब हवा की क्वालिटी अलग थी एंड आज जो हवा है, आज बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हवा है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड एंड हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म। किस तरीके से ये क्वालिटी ऑफ एयर है जो चेंज हो गई है, कैसे ये लोगों की ज़िंदगी पे और बाकी जो और लाइफ फॉर्म्स है, लिविंग बींग्स हैं, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी लाइफ पे कैसे वो प्रभाव डालती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनमें बहुत कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर और नाइट्रोजन। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न, जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न एंड दिस प्रोड्यूस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब भी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर बनती है, बहुत सारी प्रोड्यूस होती। नॉट ओनली द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस डेंजरस, दे ऑल्सो डिजॉल्व इन द रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। जब हम सांस लेते हैं, जब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर हमारी बॉडी में जाती है, तब ये इतनी हार्मफुल पॉइजनस तो होती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरा एक कॉज भी करते हैं कि एसिड रेन भी कॉज करते हैं। एसिड रेन कैसे होती है कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर है, ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है और जब वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, पानी के साथ ये ऑक्साइड्स मिक्स हो जाएंगे और फिर वापस ज़मीन पे एक एसिड की तरह गिरते हैं। तो एसिड रेन में बताना कि क्या क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। जैसे हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल को, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, इनका पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सस्पेंडिंग पार्टिकल्स इन एयर, दिस सस्पेंडिंग पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये पार्टिकल्स किस चीज़ के होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जो हमारे फॉसिल फ्यूल अच्छे से नहीं जल पाते। कार्बन तो उनके अंदर होता ही है, तो वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कहाँ, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज विजिबिलिटी ऑफ लोवर्ड स्पेशली इन कोल्ड वेदर व्हेन वाटर ऑल्सो कंडेंस आउट एयर। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हम इस पॉल्यूशन की वजह से देख भी नहीं पाते। क्यों, एक तो पॉल्यूशन होता है, ऊपर से फॉग भी जमी होती है ना, दिस नॉन एज स्मोक। तो ये इसको हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक क्या होती है, देखिए, जब धुआं फॉग के साथ मिलता है, फॉग मतलब धुंध, तो स्मोक बनती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी कॉज हो रही हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है और देखने में भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में जलन। स्टडीज have shown that regularly breathing air that contains any of these substances increases the incidence of allergy, cancer, heart disease। अगर हम रेगुलरली इस हवा को, ऐसी हवा को, पैलेटेड एयर को अगर हम इनहेल करेंगे, अपनी बॉडी में एंटर करवाएंगे, तो क्या होगा, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकते हैं। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। तो ये कंटेंट जब एयर में बढ़ जाता है, ये सारे सब्सटेंसेस का, तो तभी हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेड हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। तो एक एक्टिविटी है 14.6, जिसमें आप जान सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन कहीं पर है या नहीं है। लाइचेंस जो होते हैं, लाइचेंस हमारे एक ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पर साफ इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर हवा साफ होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर लाइचेंस ज़्यादा है, कहाँ पर कम है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन कितना है, कितना नहीं है। और ये लाइचेंस कहाँ पर मिलते हैं, ये लाइचेंस जनरली बार्क ऑफ ट्रीज़
ग्रीनिश वाइट क्रस्ट पे मिलते हैं। What can you say about the levels of polluting substance near roads and away from road? अगर आप रोड से दूर जाते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन कितना होगा, रोड के आसपास होते हैं अगर आप तो पॉल्यूशन का अमाउंट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है रोड के आसपास होंगे, रोड पे इतने सारे व्हीकल चलते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। अगर जैसे ही रोड से आप दूर जाते जाएंगे तो पॉल्यूशन का अमाउंट कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो वीनस और मार्स से डिफरेंट क्यों है, क्यों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, वाटर है, सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती। हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट? ब्लैंकेट की तरह कैसे वर्क करता है एटमॉस्फेयर वो बताना है। कॉजेज ऑफ विंड, विंड कैसे कॉज हो रही हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक मे लीड टू एयर पॉल्यूशन, कि ह्यूमन बींग्स की ऐसी 3 एक्टिविटीज़ बतानी है जिसकी वजह से आपको ये लगता हो कि एयर पॉल्यूशन वो कॉज करें इंडियन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर आ वंडर लिक्विड, वाटर तो वैसे ही वंडर लिक्विड है, बिना पानी के तो कोई भी नहीं जी सकता ना, प्लांट्स भी बिना वाटर के नहीं ग्रो कर सकते। वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ, आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसमें बहुत सारे अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, इवन अंडरग्राउंड वाटर भी हमें मिलता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और कुछ वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन द सीज एंड ओशियन एंड इज सलाइन, तो ज़्यादातर जो पानी है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है सी और ओशियन में मिलता है। फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है, जो हमारे आइस कैप्स हैं, जहाँ पे जो पोल्स एरिया हमारे अर्थ के जो पोल्स हैं यहाँ पे इतनी ठंड होती है, बर्फ की फॉर्म में हमें पानी मिलता है ना। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर्स लेक्स पोन्स इज ऑल्सो फ्रेश, तो जो हमें पहाड़ों पे पानी मिल रहा है, जो हमारी रिवर्स में, लेक्स में, पोन्स में पानी होता है, ये होता है फ्रेश। और जो सीज और ओशन में जो पानी होता है वो कैसा होता है, सलाइन होता है, खारा पानी होता है, कोई भी नहीं पी सकता और यूज़ में भी नहीं आ सकता हो, ठीक है। तो हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और समर के टाइम में, जब गर्मियों में तो हर जगह ही पानी का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। एंड इन रूरल एरियाज, गाँव में वाटर का सप्लाई मैनेजमेंट कैसा होता है, बहुत कम होता है। ज़्यादातर वहाँ के लोग क्या, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कुएं से पानी निकालना, नलों से पानी निकालना है। तो बहुत सारी ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या करती हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को अपनाती हैं ताकि अच्छे से सबको पानी मिल पाए। वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक क्या होती है कि रेन वाटर जब आता है उसको टैंक्स में स्टोर करके रख। बट वाई इज वाटर सो नेसेसरी, हमें पानी की इतनी ज़रूरत क्यों है। एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, क्या सारे ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, हम देखेंगे जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं वो वाटर की वजह से ही होते हैं, ठीक है। ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स काम कर रही हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो किस में हो रही है, सब्सटेंसेस में हो रही है। और सब्सटेंसेस कौन से, जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, सारे लिविंग बींग्स की बॉडी में। सब्सटेंसेस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ट्रेवल करते हैं, कैसे पहुँचते हैं, वाटर में डिजॉल्व होके। हैंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू स्टे लिव, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट को क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व। अब जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स हैं, जो ज़मीन पर रह रहे हैं, उनको सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ओशन में पानी है वो कैसा सलाइन है, उसे कोई नहीं पी सकता, ठीक है। तो सारे लाइफ फॉर्म्स जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फ्रेश वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। डज वाटर सोर्स नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड, तो वाटर की वजह से सारे एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं लैंड पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है आपको 14.8, एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है और उसके आसपास पानी जहाँ पर हो वहाँ पे एक्टिविटी करनी है कि कौन कौन से एनिमल्स पानी के आसपास आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना, सारे मिलेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि पानी सबको ज़रूरत होता है ना। नेक्स्ट आपको करनी है 14.9 एक्टिविटी, जिसमें आपको कोई एरिया फिर से सेलेक्ट कर लेना है एंड गर्मी और सर्दियों में जाकर वहाँ पर अपडेट करना है अपने आप को, कौन कौन सी नई स्पीशीज़ वहाँ पे आपको दिख रही है ना, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपको उस एरिया में दिख रहे हैं ना, पानी के आसपास या कहीं पर भी। तो फिर आपको करने ये क्वेश्चंस के आंसर। आगे देखते हैं। आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ द अबव एक्टिविटीज, थिंक इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑफ वाटर एंड द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन गिवन एरिया, कि जहाँ पर वो वाटर प्रेजेंट था वहाँ पे जब आपने जाके एक्टिविटी की तो पहले आप ये देखेंगे जब आप गर्मी और सर्दियों में गए थे तो कि वहाँ पे जो वाटर का अमाउंट था वो कम हुआ, ज़्यादा हुआ।
वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म आसपास जो रह रहे थे वो अभी भी वहीं पर हैं या कहीं चले गए ना, इस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी थी। तो इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप वेयर डू यू थिंक यू वुड फाइंड अ ग्रेटर वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ लाइफ। अगर आप देखते हो कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, मतलब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और अबायोटिक फैक्टर क्या थे, जो वाटर, जो इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है उसका, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है तो आप ये बताइए कि किस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, है ना। इन अ रीजन दैट रिसीव 5 सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर ऑन अ रीजन दैट रिसीव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इन ईयर। तो एक एरिया हमें वो दिया हुआ है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है पर ईयर, ठीक है। अब मैप में आप शो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेंगी, जहाँ पे कम मिलेंगी। तो इस पूरे पैरा में हमें यही बताया है कि जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी, जहाँ का टेम्परेचर अच्छा होगा, वहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बहुत सारी स्पीशीज़ आपको मिलेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पे मिलेंगे। अगर वहाँ पर किसी एरिया में पेड़ पौधे का अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे जानवर भी बहुत सारे मिलेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। सिर्फ वाटर की अवेलेबिलिटी ये डिसाइड नहीं करती कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ कितनी होगी, ठीक है। तो और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड कराते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, वो होते हैं टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल कैसा है ना। बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्स। लेकिन वाटर क्या है, एक मेजर रिसोर्सेज है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे पेड़ हो, पौधे हो या कोई भी जानवर हो। तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर जानवर भी होंगे। तो सिर्फ वाटर ही नहीं था जो कि अफेक्ट कर रहा था किसी भी बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ का टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। अब पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर डिजोल्व्स द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइडर दैट वी यूज इन आवर फार्म्स। तो वाटर के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डिजोल्व हो जाते हैं जो फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। सम पेस्टिसाइड्स दीज सब्सटेंस आर वॉश्ड इनटू वाटर। तो कुछ पेस्टिसाइड्स तो प्लांट्स यूज कर लेते हैं, कुछ पानी के साथ वो बह जाते हैं, और फिर टाउन्स के जो सीवेज वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पानी में मिक्स हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से अब सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जो अपना कूड़ा कचरा रिवर्स और लेक्स में डिस्कार्ड कर देती हैं। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि गर्म और ठंडे पानी का यूज़ करती हैं बहुत सारे सामान को बनाने में, एंड फिर क्या करती हैं, उस पानी को वाटर बॉडीज़ में एक्सक्रीट कर देती हैं। अब उससे होता क्या है कि वाटर बॉडीज़ में जैसे ही ये सारा पानी जाता है, वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे ही गर्म पानी उस रिवर में, लेक में पहुँचा तो हुआ क्या, उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट था वो गर्म या ठंडा हो जाएगा। उसकी वजह से फिर जो लाइफ फॉर्म है, जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो क्या, मरने लग जाएंगे। इट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स एंड हार्म सम ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। कुछ अदर लाइफ फॉर्म्स ऐसे होंगे जो कि जिंदा रह पाएंगे, कुछ मर जाएंगे। दीज अफेक्ट द बैलेंस ऑफ बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म हैड एस्टैब्लिश इन द सिस्टम। तो क्या जो बैलेंस होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस मराइन लाइफ के अंदर, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो वी यूज़ द टर्म वाटर पॉल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो वाटर पॉल्यूशन जो हम टर्म यूज़ करते हैं इन सारे इफेक्ट्स की वजह से यूज़ करते हैं, जैसे कि द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडी। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस वाटर बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है जो अनडिजायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तब क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। दीज सब्सटेंसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं सब्सटेंस, जैसे फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, है ना। तो ये सारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मर्करी वगैरह जो पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। और अगर इस गंदे पानी को कोई ह्यूमन बीइंग या कोई जानवर भी पी लेता है तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज़। और एक तरीका ये होता है कि जो सब्सटेंसेस वाटर बॉडी में होते हैं, अगर उनको रिमूव करके, जैसे वो रिमूव हो जाएं, कम हो जाएं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, एनी चेंज दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ। अब हुआ क्या, जैसे कि डिजायरेबल सब्सटेंस, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं सारे एनिमल्स जो है वो यूज़ करते हैं ना, जो वाटर में रहते हैं। अगर उसका जो अमाउंट है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम या ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट होता है। जो ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को यूज़ करे थे वो मरना शुरू हो जाते हैं। अमाउंट जो है ये अफेक्ट कैसे हुआ, जैसे आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐड कर दिए तो जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड्स का अमाउंट, उस पॉइजन का अमाउंट वाटर में ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड फिर क्या होगा, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, तो फिर वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट होगा। एनी चेंज इन टेम्परेचर, अगर कभी टेम्परेचर में भी चेंज आता है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं ना, वाटर बॉडी वेयर दे लिव, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है जिस टेम्परेचर में वो रहते हैं। जैसे कि अगर एनिमल्स की बात की जाए, जो अर्थ के पोलर एरिया पे जो आपको पोलर बियर मिलते हैं, जो एनिमल्स मिलते हैं वो आपको
इक्वेटर पे नहीं मिलेंगे, और जो इक्वेटर के एनिमल्स हैं वो पोल्स पे नहीं रह सकते क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए वाटर बॉडी में गर्म पानी किसी फैक्ट्री ने एक्सक्रीट कर दिया, तो हुआ क्या कि उस वाटर बॉडी में जो एनिमल्स थे वो मर गए, इवन जो उन्होंने एग दिए थे, जो लार्वास थे वो भी मर गए। तो आप सिर्फ उन एनिमल्स को नहीं बल्कि उनकी आने वाली जनरेशन को भी मार देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर? ऑर्गेनिज्म को पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सारे जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सारा वाटर की वजह से ही होता है। तो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म को क्या पानी की जरूरत है। और चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पर। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? सिटी का, टाउन का, विलेज का, जहाँ पे आप रह रहे हैं, कहाँ से साफ पानी आपको मिलता है? हैंड पंप हो सकता है, रिवर्स हो सकती है, लेक्स हो सकती हैं। डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स? क्या आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में पता है जो इस वाटर को क्या करें, पॉल्यूटेड कर रही है? मिनरल रिचेज इन द सॉइल। अब बात करेंगे सॉइल की और सॉइल के मिनरल। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ये देखने के लिए, ये बताने के लिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिटी कैसी होगी। जैसी सॉइल होगी वैसे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर। बट व्हाट इज द सॉइल? सॉइल क्या है, वो बनती कैसे, सबसे पहले ये देखेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर, जो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर उसको क्रस्ट बोलते हैं, जहाँ पे आपको सॉइल मिलती है। अब सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं ना, जिसकी वजह से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे प्लांट्स, यहाँ पर अगर अपर वाली लेयर जो है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होती है, उसमें अगर आप पेड़ लगाएंगे तो अच्छे उगेंगे क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होगी। बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ देयर मिनरल्स आर बाउंड अप ह्यूज रॉक। अगर ये सारे मिनरल्स जो सॉइल में है, अगर वो एक रॉक में है, मतलब सॉइल अभी बनी रही है, वो पत्थर के रूप में है, तो क्या उसे कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ कर पाएगा? जी नहीं। जब तक वो रॉक सॉइल नहीं बनेगा तब तक कोई ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। अब क्या होता है, थाउजेंड और मिलियन ईयर्स लग जाते हैं एक रॉक को सॉइल बनने में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस रॉक को, उस पत्थर को तोड़ते हैं, ठीक है, और फिर सॉइल बना देते हैं धीरे धीरे उसको। कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं। तो जो क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ तोड़ के फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम सॉइल बोलते हैं बाद में ना। तो आप पढ़ेंगे कैसे होता है ये। फर्स्ट फैक्टर जो कि है सन। तो सन भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो क्या करता है, बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देता है। होता है क्या है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, रात को सर्दी हो जाती है। उसी तरीके से गर्मी के मौसम में बहुत सारी हीट अर्थ पे आती है तो गर्म इलाका हो जाता है, गर्म एरिया हो जाता है जहाँ पे पत्थर है, ठीक है। और सर्दी आती है फिर तो ठंडा हो जाता है। तो ये गर्म सर्दी की वजह से होता क्या है कि जो पत्थर है एकदम से गर्म हो जाते हैं और फिर एकदम से ठंडे हो जाते हैं। अब जैसे ही वो गर्म हुआ तो हीट क्या करती है, एक्सपैंड करती है ना। हीट क्या करती है, उस रॉक को एक्सपैंड करेगी। और अब क्या करेगा, अब वो पत्थर ठंडा होने लगेगा रात को। तो क्या होगा वहाँ पर, अब जो एक्सपेंडेशन हुई थी, जो वो फैलाव हुआ था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। जो ये कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन हुआ है ना रॉक में, ये क्या करता है, क्रैक बना देता है, क्रैक बनाता है, जिसकी वजह से ये रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। अब बात आती है वाटर की। वाटर क्या करता है, कैसे तोड़ता है? वाटर क्या करता है, जब कभी रेनफॉल होती है तो ये जो क्रैक्स बनते हैं रॉक्स के ऊपर, इनके साथ क्या होता है कि मान लीजिए वाटर इनमें आ गया, फिर ठंड पड़ गई, ठंड की वजह से वो पानी जम गया। अब आइस क्या करती है, अपने आप को एक्सपैंड करती है। तो अब जो इनके अंदर क्रैक्स बने थे रॉक्स के अंदर, तो वो बड़े होने लगेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो रॉक टूट जाएंगे। और एक कारण ये भी होता है कि जो वाटर है, जो हमारी रेनफॉल होती है, जब वो इन रॉक्स के ऊपर गिरती है तो रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। जब एसिड रेन इसके ऊपर गिरेगी तो वो मिनरल्स क्या करेंगे, आपस में कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है रॉक्स का। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ये टूट जाते हैं वाटर की वजह से, तो पानी के साथ बह के वो चले जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल, बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं जो पानी में बह के जा रहे हैं, वो एक साथ टकराएंगे तो यहाँ पर भी फिर वो फर्दर टूटते जाते हैं। टूटते टूटते फिर क्या, वो सॉइल बन जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अब विंड क्या है, विंड भी एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, इरोजन करता है, इरोड करता है ना, वेदरिंग करता है। कैसे जी, कोई भी पत्थर है उसके आसपास हवा चलती जा रही, बहुत सालों तक चलती जा रही है। अभी क्या देखेंगे कि जो हमारी विंड है, जो हवा चलती है, उसमें बहुत छोटे छोटे ना धूल मिट्टी भी होती है। अब वो धूल मिट्टी सारी इसके ऊपर घिस घिस के जा रही है, घिस घिस के जा रही, तो वो क्या कर रही है, इस पत्थर को क्या कर रही है, तोड़ने का काम भी कर रही है। तो विंड भी क्या करती है, पत्थरों को तोड़ने का काम करती है। और फिर पत्थर के ऊपर जो वो मिट्टी घिस घिस के जा रही थी, थोड़ा थोड़ा मटेरियल अपने साथ लेके जा रही थी। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे, बहुत साल हो जाएंगे इस पत्थर को पड़े उपड़े, तो आप क्या देखेंगे, अभी पत्थर छोटा सा रह गया ना, इरोडेड हो गया। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जो आपके इंडिया में जो अरावली पर्वत है ना,
वो इसी का एक एग्जांपल है कि अब वो छोटे ही रह गए हैं। वो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स थे, अब वो इरोड होते होते सिर्फ छोटे रह गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि लाइचेंस हैं, कुछ ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो पत्थर में उगना शुरू कर देते हैं। अब पौधे हैं तो उनके जो जड़ें हैं वो फैलेंगी, जैसे जैसे जड़ें फैलती हैं वो क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ती हुई जाती हैं, तो रॉक्स टूट जाते हैं, फिर क्रैक बन जाएंगे, रॉक्स टूट जाएंगे, रूट्स जैसे बड़ी होंगी, क्या होगा, पत्थर टूटते जाएंगे और छोटी छोटी सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है एक्टिविटी 14.10 की, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ सॉइल लेनी है, मतलब बीकर में पानी डाल देना, मिक्स कर देना अच्छे से। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे, बीकर में वो सॉइल नीचे बैठ जाएगी और आप क्या देखेंगे, कुछ लेयर्स में देखेंगे सॉइल को। एक जैसी आपको सॉइल कभी नहीं दिखती, उसमें कुछ कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होंगे वो सबसे नीचे मिलेंगे, फिर फाइन पार्टिकल उसके ऊपर, फिर और फाइन पार्टिकल उसके ऊपर। तो यहाँ पे बताया कि सॉइल में सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत अलग अलग तरीके के उसमें पार्टिकल्स होते हैं। एज यू हैव सीन सॉइल इज अ मिक्सचर, जैसे आपने देखा कि ऊपर क्या था, सॉइल क्या है, मिक्सचर है। इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, और डेड और डिकेइंग मैटर भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अभी डेड और डिकेइंग मैटर क्या होता है, जैसे कोई भी एनिमल या फिर पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं ना, मर जाते हैं, तो होता क्या, वो कहाँ गिरेंगे, सॉइल के ऊपर गिरेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करके उनका जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में ले जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, जिस पे हम प्लांट उगाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो डेड और डिकेड मैटर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इन डेड और डिकेड मैटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो ह्यूमस में आ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ह्यूमस वाली सॉइल बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। इन एडिशन सॉइल ऑल्सो कंटेन वेरियस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, और सॉइल के अंदर बहुत सारे इतने सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। आप किसी भी सॉइल का टाइप कैसे डिसाइड करते हो कि उसके अंदर कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं सॉइल के ना, और उसकी क्वालिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें अमाउंट ऑफ ह्यूमस कितना है ना। तो क्वालिटी और साइज पार्टिकल से आप सॉइल के बारे में जानते हैं कि किसी जगह की सॉइल कैसी है। ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, बिकॉज ह्यूमस क्या है, एक मेजर फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। बिकॉज इट कॉज द सॉइल टू बिकम मोर पोरस। जिस सॉइल में ज्यादा ह्यूमस होगा वो सॉइल के अंदर क्या करेगी, पोरस बना देगी। ह्यूमस क्या करती है, सॉइल को पोरस बना देती है। पोरस का मतलब होता है कि जितना पानी आप डालोगे सॉइल के अंदर, वो जितना पानी पिएगी अपने अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, पास करवा देगी, वो होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर। जो सॉइल ज़्यादा पानी पी लेगी वो अच्छे से वेजिटेशन को प्रमोट कर सकती है, वो अच्छे से प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। तो ऐसी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन एंड द डेप्थ ऑफ सॉइल आर सम ऑफ द फैक्टर्स। मतलब न्यूट्रिएंट कैसे देखेंगे सॉइल के अंदर, जिस भी सॉइल के अंदर ह्यूमस ज़्यादा होगी, पोरस ज़्यादा होगी, वो है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, वो डिसाइड करेगी कि सॉइल कितनी ज़्यादा आपकी अच्छी है, ठीक है। उसके पानी पीने की जो पेनिट्रेशन पावर होगी उससे भी हम क्या करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं कि सॉइल कैसी है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन ह्यूमस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें क्या होती है, ह्यूमस होती है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू द सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टॉप सॉइल। तो जो डेड और डिकेड मैटर होते हैं वो भी हमारे टॉप सॉइल में मिलते हैं, ह्यूमस भी हमारी टॉप सॉइल में मिलती है। तो जो हमारी टॉप सॉइल हुई ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई वेजिटेशन के, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और वो फर्टाइल भी बहुत होती है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स में हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, बेकार कर देते हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो क्या काम करते हैं, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं उनको रिसाइकल करने का जो काम करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी मार देते हैं। इट ऑल्सो किल्स द अर्थवर्म, अर्थवर्म भी मर जाते हैं इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करने से। और जो ह्यूमस रिच सॉइल होती है वो भी ह्यूमस भी कम हो जाती है। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न बैरन इफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलोड। अगर आप किसी ऐसी सॉइल पे इतने सारे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ करते जाएंगे किसी फर्टाइल सॉइल पे, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि उस पर कुछ भी आप उगा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्प करे, जो खुद नेचुरल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेती थी, वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और
फर्टिलाइजर की वजह से। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ये बोला है अगर आपने जो कंपोनेंट्स हैं सॉइल के अंदर के नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, अगर उनको आपने हार्म करा, किल कर दिया ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की वजह से, क्या होता है हमारे जो सॉइल का टेक्सचर है, जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहते हैं वो भी मर जाते हैं। द सॉइल दैट वी सी टुडे इन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जो हम आज सॉइल देख रहे हैं ना, वो बहुत समय में मिली है, वो बहुत समय लगाती है बनने में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से लैब में सॉइल जाके बना दोगे। बहुत फाइन पार्टिकल्स, फ्लोइंग ऑफ वाटर, विंड उसके ऊपर काम करती है रॉक के ऊपर, तब जाके थोड़ी सी सॉइल बनती है। तो हमें ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए सॉइल को। इन ऑल द सॉइल गेट वॉश्ड अवे, द रॉक अंडरनीथ आर एक्सपोज, वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक। तो हम बहुत सारे ऐसे फर्टिलिटी सॉइल ऐसे ख़राब कर देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो पानी के साथ बह जाती है या फिर हवा उसको उड़ा के ले जाती है। तो वहाँ पे फिर कैसे आप वहाँ पे कोई भी प्लांट वगैरह उगा पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने आसपास हमेशा पेड़ पौधे उगा के रखो, ताकि जो प्लांट होते हैं वो अपने रूट से उस सॉइल को पकड़ के रखते हैं, वो बहने नहीं देते और ना ही हवा के साथ ज़्यादा उड़ने देते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को अपने आसपास लगा के रखना। ये एक्टिविटी करनी है 14.11, जिसमें आपको 2 ट्रे लेनी है। एक में आपको राइस और एक में कुछ ग्रेन्स आपको उगाने हैं। ट्रे को ऐसे टिल्ट करके रख दीजिए, पानी आप डालेंगे तो आप देखेंगे किस ट्रे में से ज़्यादा आपकी सॉइल बह के आ रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे अच्छे से, जब वो रूट्स को अच्छे से पकड़ लेंगे तो सॉइल आपकी कम बहने लगेगी, है ना, पानी के साथ फ्लो नहीं करेगी। तो यही आपको एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल इरोजन को रोकने में, है ना। द लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन दैट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द, तो जो हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं इतना ज़्यादा, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है ना, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बह जाती है, उड़ के कहीं चली जाती है। टॉप सॉइल दैट इज़ बेयर ऑफ वेजिटेशन इज़ लाइकली टू रिमूव वेरी क्विकली, तो टॉप सॉइल बहुत जल्दी से रिमूव हो जाती है अगर कहीं पे वेजिटेशन नहीं होती। तो वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे नहीं होते। तो एंड दिस इज एक्सलेटेड इन हिली और माउंटेन रीजन, द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये फर्टिलिटी आपने रिमूव करी है ना वहाँ से, उसको रीगेन करने में बहुत टाइम लगता है, जो आपकी वजह से वहाँ पे ख़राब हुई है सॉइल इरोजन जो आपने ख़राब किया ना वहाँ पर। वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर्स टू। अब अगर कहीं पे वेजिटेशन अच्छा है, वेजिटेटिव अगर प्रोपगेशन अच्छा है, मतलब अगर वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो जो वहाँ की सॉइल होगी ना उसका पेनिट्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन रेट क्या होता है, पानी को अंदर सोखने की क्षमता। पानी अंदर जाएगा तो आपको अंडरग्राउंड वाटर भी मिल पाएगा, जो कि फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। सॉइल कैसे फॉर्म होती है, सॉइल इरोजन क्या होता है और कैसे आप सॉइल इरोजन को होने से बचा सकते हैं, वो मेथड बताने के ज़्यादा पेड़ लगाइए ना, और ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बंद करें। अब पढ़ते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं। अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स द डायनामिक बट स्टेबल सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या करता है, पूरे जो एटमॉस्फेयर है, जो भी आपका पूरा सिस्टम है अर्थ के ऊपर, उसको क्या करता है, स्टेबल करके रखता है। दिस इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। अब इसमें होता क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती रहती है ना। लेट अस लुक एट द सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ अबव बैलेंस। तो जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं अर्थ के ऊपर, इन चीज़ों का जैसे वाटर, एयर है, इन सब का बैलेंस कैसे रहता है ना। हम जब इतना सारा पानी यूज़ करते हैं तो वापस से पानी वो कैसे मिल जाता है हमें, तो बैलेंस कैसे है, वो वाटर अर्थ के ऊपर बैलेंस कैसे हो जाता है, ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में आप क्या देखेंगे, बहुत सारा पानी जो होता है वो दिन में क्या करता है, इवापोरेट हो जाता है एंड फिर रेन की फॉर्म में वो वापस आ जाता है ना। सी है, ओशियंस है, तो क्या होता है, बहुत सारा पानी ऊपर उड़ के चला गया इवापोरेशन के थ्रू और रेन वाटर बन के वापस आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल में क्या होता है, पानी अलग अलग जगह से, सी से, हर जगह से क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है और प्लांट्स क्या करते हैं,
उनके अंदर जब पानी ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, तो सांस वाँस लेते हैं ना, वो हमारे प्लांट भी तो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कुछ रेट ऑफ वाटर क्या करते हैं अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं ना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू और ब्रीथिंग के थ्रू और इवापोरेशन के थ्रू बहुत सारा वाटर क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या होता है ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये है ग्राउंड वाटर और ये है आपका सरफेस वाटर जो लैंड के ऊपर है और ये लैंड के नीचे है। इवापोरेशन के थ्रू ये ऊपर पहुँच गया और फिर जब यहाँ पे बादल बने तो वापस से कहाँ गया, रेन के फॉर्म में नीचे आ गया। बस यही पढ़ना था इसमें। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, वाटर इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो वाटर के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। एज वाटर फ्लोज थ्रू ओवर द रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, जैसे कि आप देखते हैं कि जो पानी है वो कहाँ से बह के आता है, पहाड़ों से आता है। तो जब वो पहाड़ों से आता है तो पहाड़ों के अंदर हमने क्या देखा था, रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेकर आता है। 10 रिवर कैरी मैनी न्यूट्रेंट, इस वजह से जो रिवर्स होते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रेंट होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए और सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। हम जानते हैं कि 78% जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या होती है कि मैनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन। अब दूसरी बात क्या देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, प्रोटीन के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, डीएनए आरएनए के लिए और बहुत सारे विटामिन के लिए। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज एल्कलॉइड्स और यूरिया। ठीक है, यूरिया और एल्कलॉइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन उसमें भी बहुत अच्छा सा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन इज दस एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ के ऊपर है सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइफ फॉर्म यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो हम क्या देखेंगे, जितनी भी अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते। तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ के ऊपर है वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। जब वो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। अब ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कैसे होती है, तो हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और कौन से प्लांट्स पे रहते हैं, डाइकॉट प्लांट जो होते हैं, जैसे आपके होते हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट जहाँ पे पल्सेस दाल वगैरह उनके रूट्स के आसपास ही मिलते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लांट्स हमारे यूज कर पाते हैं इस नाइट्रोजन को और प्लांट्स को हम खाते हैं तो फिर वो हमारे अंदर भी पहुँच जाती है। और कौन कौन से बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एल्गल ब्लूम और राइजोबियम। अब कुछ नाइट्रोजन तो हमारी ऐसे कन्वर्ट होगी। अब जब लाइटनिंग होती है, जब कभी बारिश होती है तो आप देखते हैं ना बिजली कड़कती है, तब हमारी कुछ नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। तो दो प्रोसेस से हमने देखा कि क्या हुआ, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगी वो नाइट्रोजन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के द्वारा। व्हाट हैपेंस टू द नाइट्रोजन वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स दैट कैन बी टेकन अप एंड यूज्ड टू मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। क्या होगा जब वो नाइट्रोजन यूज कर ली जाएगी उसके बाद, है ना। तो प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को अपने बॉडी में ले लेते हैं एंड उनको अमीनो एसिड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर प्रोटीन बना लेते हैं, है ना। ये हो गया प्लांट की बात। अब सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज्ड टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल पाथवेज भी होते हैं जहाँ पे इस नाइट्रोजन को यूज कर लिया जाता है। एक तो प्लांट ने यूज कर ली और दूसरी बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज में ये नाइट्रोजन जो कन्वर्ट होती है वो यूज हो गई। दीज प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, और ये फिर कंज्यूम कर ली गई है एनिमल्स ने। वंस द एनिमल और द प्लांट डाइज, जब एनिमल और प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन पहुंच गई है और जब ये मर जाएंगे कहाँ पर, सॉइल में, फिर दोबारा से क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं वर्क करेंगे उनकी बॉडी पे, जो डेड और डिकेइंग मैटर हो गया था ना, तो वापस से जो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन उन्होंने यूज़ करी थी उसको दोबारा सॉइल में भेज देंगे। तो किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आई और सॉइल से फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई। तो हम क्या देखेंगे, साइकिल के थ्रू देखेंगे। ये थी हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रिफिकेशन हुआ। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। ठीक है, अब ये है एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। फिर यहाँ पे क्या नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और क्या देखेंगे कि जब नाइट्रिफिकेशन हुआ, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया तो ग्रीन प्लांट्स ने वो यूज़ कर ली, ग्रीन प्लांट्स में यूज़ कर ली, कुछ वो एनिमल्स ने यूज़ कर ली। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स ने यूज़ करके और एनिमल्स ने यूज़ करके क्या, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस किया जिसमें उन्होंने अमोनिया बनाया।
अमोनिया से फिर उन्होंने प्रोटीन बनाए, यूज़ कर लिए। अब क्या होगा, जैसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो गई थी, है ना, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस था जिसने नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया ना, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया इन दो फॉर्म में। फिर नेक्स्ट अमोनिफिकेशन का प्रोसेस आया जिसमें ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, अमोनिया बना लिया अपनी बॉडी में, प्रोटीन्स वगैरह बना लिए ना। उसके बाद क्या होगा, एक प्रोसेस आएगा डीनाइट्रिफिकेशन का। डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से क्या करते हैं, उस नाइट्रेट्स और नाइट्राइट जो उन प्लांट और डेड डिकेइंग बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उसको दोबारा से नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया। तो यहाँ पे जो आप ये 3 टर्म पढ़ेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, इनकी डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। अब दोबारा क्या करा, उन माइक्रोब्स ने वर्क करके डिनाइट्रिफिकेशन करके उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं, दस देयर इज अ नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर इन विच नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर इनटू सिंपलर फॉर्म। तो जो हमारी एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो कन्वर्ट होकर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर सॉइल और वाटर में आ गई और उसकी वजह से सारे लिविंग बींग्स ने उसको यूज़ कर लिया और फिर से डिनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच गई। नेक्स्ट बात आती है कार्बन साइकिल की। अभी कार्बन साइकिल क्या है, तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो भी सर्च पे है वो कार्बन से बनी हुई है ना, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए प्लांट्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है तो प्लांट्स को तो सभी खाते हैं, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, तो सबके अंदर कार्बन इसलिए प्रेजेंट होता है। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म। कार्बन अर्थ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट। इट इज़ कंबाइंड स्टेट, इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे आसपास जो कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है, बहुत सारे मिनरल्स इससे बने होते हैं। वाइल ऑल लाइफ फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ के ऊपर है सभी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें हमारी कार्बन से ही बनेगी। एंडोस्केलेटन जो होते हैं, एक्सोस्केलेटन जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या इस कार्बोनेट सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं और अपने शेल्स वगैरह बनाते हैं और अपने बॉडी में यूज़ करते हैं। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ना। अब क्लोरोफिल का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिजोल्व इन द वाटर इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या कन्वर्ट हो जाएंगे अलग अलग सब्सटेंसेस में और एनर्जी का सिंथेसिस हो जाएगा। एनर्जी बन जाएगी तो उस एनर्जी को सारे लिविंग बींग्स क्या करेंगे, अपने अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ग्लूकोज को जैसे भी यूज़ होगा अपने अपने बॉडी में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी उसको यूज़ करेंगे। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गेट्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं तो हमारी बॉडी में से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, जो हम यूज़ करते हैं ना, तो वो बाहर आ जाती है तो एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है। तो ये देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में थी। अब ये जो वाटर के एनिमल्स थे उन्होंने भी यूज़ कर ली, उन्होंने लाइमस्टोन बना दिया। लाइमस्टोन एक पत्थर होता है जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो जो अपनी शेल्स बनाते हैं इस कार्बोनेट से, कार्बोनेट सॉल्ट से, उसी से पत्थर बनता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे प्लांट्स वगैरह उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया। अब अगर वो प्लांट जलेंगे, जब वो कोयला बन जाएंगे तो वो कार्बन कैसे एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच जाएगा, पेट्रोल भी बनेगा। जब पेट्रोल को हम जलाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने यहाँ बनने में यूज़ हुआ था वो एटमॉस्फेयर में फिर से वापस पहुंच जाएगा। एनिमल्स ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो यूज़ करके बनाए थे, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स में कन्वर्ट होकर फिर से एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएंगे। अनदर प्रोसेस that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion। जब कोई भी आग जलाई जाती है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे भी एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम हीटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो भी होता है उससे क्या बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जब हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से जो एटमॉस्फेयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को भेज रहे थे ना, उसके बाद से वो अमाउंट डबल हो गया, क्योंकि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंबशन बहुत सारा होने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट था वो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा। कार्बन लाइक वाटर इज द साइकिल रिपीटली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल है ना, ये रिपीट होती रहती है, जैसे हमारी नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल रिपीट होती है, यही साइकिल हमारी चलती रहती है। नेक्स्ट बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जानने के लिए, जहाँ पे ठंडे एरिया होता है, जहाँ पे धूप कम आती है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ना एक ग्लास का ऐसा चैम्बर बना देते हैं, उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। अब होता है क्या, दिन की जो गर्मी जितनी धूप आती है ना, वो उस चैम्बर में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब वो गर्मी इकट्ठी होगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पर गर्मी जो इकट्ठी हो गई है, ये हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने यह नाम इसलिए दिया है, यहाँ पर बाहर टेम्परेचर जो अंदर टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग अलग होगा, अंदर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बाहर देखेंगे तो बाहर थोड़ा ठंडा होगा। दिस फिनोमेना वाज यूज्ड टू क्रिएट एन एनक्लोजर विद ट्रॉपिकल प्लैनेट्स। तो ये जो ग्रीन हाउस का जो मेथड था ये यूज किया गया ऐसे प्लांट्स को, ऐसी जगह प्लांट्स उगाने के लिए जहाँ पे धूप कम आती है। सच इनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज। तो ये जो इनक्लोजर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे हीट को, रेडिएशन को जो ट्रैप किया जाता है, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउसेज। ग्रीन हाउसेज हैव ऑल्सो लेंट देयर नेम टू एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। इससे हमें एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना भी पता चलता है, कैसे कि सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। आगे पढ़ेंगे उन सारे गैसेस का नाम। एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, क्या करती हैं कि इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इन गैसेस का अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो क्या होगा कि हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगी। कैसे जी, अब मान लीजिए हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ग्रीन हाउस को। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो क्या करती है, बहुत सारी हीट ना अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। अब्जॉर्ब कर लेती है तो वो वापस स्पेस में नहीं जा पाएगी, स्पेस नहीं जा पाएगी, अब हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से होगी ग्लोबल वार्मिंग। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है 14.12, जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के कौन कौन सी गैसेस होते हैं उनके नाम बताने। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ। ऑक्सीजन कैसा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अपनी अर्थ का। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21% ऑक्सीजन हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। इट ऑल्सो अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन को यूज हो रहा है। इन अर्थ क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड। अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्साइड के रूप में ये पाई जाती है। ज़्यादातर जो मेटल हैं, सिलिकॉन, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स, इन सारे मिनरल्स में ऑक्साइड्स भी पाए जाते हैं ना। ऑक्सीजन की अलग कंपाउंड ही होता है हमारा ऑक्साइड। इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बहुत सारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट होती है हमारी ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, इन सबको बनाने के लिए भी ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। बट वी टॉक ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, लेकिन हम किसकी बात करें, ऑक्सीजन साइकिल की बात करें। वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो हम किसकी बात करें कि उस साइकिल की बात करें जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को क्या मेंटेन रखती है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड इन द 3 प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में 3 प्रोसेस से ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंबशन, रेस्पिरेशन और ऑक्साइड्स जो फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, उसमें ऑक्सीजन हमारी यूज़ हो जाती है। अब वो वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वापस चली जाती है ऑक्सीजन। एंड दिस फॉर्म द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ साइकिल इन नेचर through we usually think of oxygen as being necessary of life process of respiration. It might be of interest to you to learn that some forms of life, especially bacteria, are poisoned as elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixating bacteria does not take place in the presence of oxygen. अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग वाले जो बैक्टीरियाज हैं हमारे, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो वर्क करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, और अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर भी जाते हैं। अब ये बात आती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के थ्रू यूज़ कर लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट हाइड्रोजन का, वाटर वेपर भी हमारे रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ जिससे हमारा ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ग्लूकोज किसने बनाया, प्लांट्स ने अपने अंदर
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज बना लिया और फिर से ये प्रोसेस चलता जाएगा और रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो होता रहेगा और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में दोबारा से ऑक्सीजन पहुंच जाएगी एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। डाई का मतलब होता है 2, जैसे कि 1 1, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन मतलब O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब हम 3 ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं O+O+O तो ये O3 बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओजोन प्रेजेंट नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ओजोन कहाँ होती है? ओजोन हमारी अर्थ के यहाँ पर होती है, अर्थ के बाहर चारों तरफ होती है। ये काम क्या करती है? सनलाइट जो हार्मफुल रेडिएशन आती है जो सन से, उसको हमारी अर्थ के अंदर एंट्री करने से बचाती है। अब ये जो हार्मफुल रेडिएशन थी बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को अफेक्ट कर सकती थी, तो जिससे हमें ये ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, अब होता क्या, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जैसे CFC, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जो क्या करती है इस ओजोन लेयर में जाके, यहाँ एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके इस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ओजोन लेयर में क्या होल हो गया है। और वो होल कहाँ मिला है? वो मिला है अंटार्कटिका के पास, है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये होल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये हार्मफुल रेडिएशन जो है ना वो अर्थ पे एंटर करती जाएंगी। और आप देख सकते हैं जो हार्मफुल रेडिएशन जो अर्थ के ऊपर एंटर करेंगे उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी, एलर्जीज होंगी, इवन स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इन सारी गैसेस को करना है कम, और ताकि ओजोन लेयर का ये जो डिप्लीशन हो रहा है, ये जो होल बढ़ता जा रहा है, इसको करना है कम। तो कोरोना वायरस जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त देखा गया था कि ये होल में बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्या करना है? अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस करने, पेड़ लगाने बहुत सारे, ताकि ये जो डैमेज हो रहा है ओजोन लेयर के अंदर उसको क्या करना है? स्टॉप करना है। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी जहाँ पे आपको उन मॉलिक्यूल्स का नाम बताना जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करें। वाटर साइकिल यहाँ पे बनानी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बतानी है ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ बतानी है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एयर में वो बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस के इफेक्ट बताने हैं। ग्रीन हाउस के इफेक्ट तो यही होंगे कि जब अर्थ के अंदर जो ये रेडिएशंस हैं वो ट्रैप होकर रह जाएंगी तो अर्थ हमारी गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपकी ये ओजोन लेयर है उसमें भी क्या होल हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग भी अफेक्ट करती है हमारी ओजोन लेयर को। व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन O2 में और O3 में। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ये है क्विक समरी जो आप इसको पढ़ेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर की। तो आपको बताना है एटमॉस्फेयर सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, सारी गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो बता देना है कि गैसेज होंगी तो क्या होगा? लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर पाएंगी। वाटर एसेंशियल क्यों है लाइफ के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कर पाएंगे आसानी से। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन सॉइल? सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते हैं? आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली डिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स? क्या जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं क्या वो भी पूरी तरीके से सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? तो ये तो नहीं है। तो इसका आंसर आप बताना कि ऐसा क्यों नहीं है। यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट? आपने वेदर रिपोर्ट देखी होगी, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। तो आप क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे कैसा वेदर हो सकता है कल का, आज का ना? तो वेदर के बारे में कैसे जान पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से लेवल ऑफ पॉल्यूशन इंक्रीज कर रही हैं, चाहे एयर में, वाटर बॉडी में, चाहे सॉइल में, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करके आप किसी लिमिटेड एरिया का पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। आपको क्या करना है? एक नोट लिखना है। हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर एंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज? कि फॉरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एयर की क्वालिटी को, सॉइल को और वाटर रिसोर्सेज को। इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करके देखते हैं। देखिए, अगर फॉरेस्ट होंगे हमारे अर्थ के ऊपर तो वहाँ पर सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि रूट्स क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं सॉइल को, है ना। तो एयर कैसे अच्छी होगी? कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहाँ पे आपको कितना अच्छा लगता है बैठने में। वहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है ना। अब वहाँ पे ठंडा एरिया क्यों रहता है? कि ट्रांसपिरेशन जो करते हैं ना, तो आसपास जो हवा चलती है तो वो ठंडी होती है, इसलिए पेड़ों के आसपास। वाटर रिसोर्सेज क्यों अच्छे होंगे यहाँ पर? कि अब सॉइल के अंदर रूट्स हैं, अच्छे से पकड़ के रख रखा है सॉइल को, तो यहाँ की जो सॉइल होगी उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी, पानी को सोखने की जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा पाएगा और ग्राउंड वाटर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप पानी फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रेन वाटर जो फ्लो हो जाता है नालियों में, उसको भी आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं पेनिट्रेशन की वजह से।
तो ये अब हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पैराग्राफ में कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियोज़ की आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी क्लासेस के चैप्टर चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो पे विजिट करने के लिए, चैनल पे विजिट करने के लिए थैंक यू।